फ्रेंड्स, इंस्टाग्राम आज के टाइम पर पॉलिटिकल हवा डिसाइड कर रहा है। मोदी जी डेली रात को 12 बजे एक रील डाल दे रहे हैं। अपने मिनिस्टर से बोल रहे हैं कि सब लोग रील बना के अपलोड करो। राहुल गांधी की ऑरा एडिट कांग्रेस वाले डाल दे रहे हैं। ऐसा माहौल बन रहा है जैसा अगले इलेक्शन इंस्टाग्राम पे होने वाला है। मजाक मजाक में बने एक इंस्टाग्राम पेज पे 20 मिलियन लोग जुड़ गए और जंतर मंतर पे भूख हड़ताल कर डाली। फिर दिल्ली, पुणे, पटना, बेंगलुरु, लखनऊ हर जगह बच्चे सड़क पे उतर गए और इस पेज से निकले मूवमेंट ने देश के एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा करवा दिया। पिछले साल नेपाल में ऐसी एक सोशल मीडिया मूवमेंट ने सरकार पलट दी थी। उससे पहले बांग्लादेश और श्रीलंका में भी हमने सिमिलर चीजें देखी हैं। इसलिए एक चीज तो बिल्कुल ऑब्वियस हो चुकी है कि आजकल क्रांति सोशल मीडिया पे शुरू होती है, क्योंकि सोशल मीडिया आज के यूथ का दिमाग रिवायर कर रहा है। एक तरफ जैसे ये एक आम इंसान को बेहिसाब पावर दे सकता है, वैसे सोशल मीडिया की वजह से गुस्सा या हेट्रेड मैन्युफैक्चर करना भी बड़ा आसान है। इसलिए आज की वीडियो में जरा इसी पे बात करते हैं और देखते हैं कि आखिर सोशल मीडिया भारत की पॉलिटिक्स का डिसाइडिंग फैक्टर कैसे बन गया। क्या सोशल मीडिया का एल्गोरिदम यूथ को इन्फ्लुएंस कर रहा है और इस नए सिस्टम के अंदर देश का पॉलिटिकल फ्यूचर आखिर कैसा दिख सकता है। आइए देखते हैं। देखो, पिछले कुछ हफ्तों में जो हुआ वो भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है। देश के चीफ जस्टिस ने एक स्टेटमेंट दिया और इससे ऐसी आग लगी कि एक कैबिनेट मिनिस्टर को रेजिग्नेशन देना पड़ गया। अब इसमें सोचने वाली बात यह है कि ऐसा आखिर हुआ क्यों, क्योंकि ये पहली बार तो नहीं है कि भारत में कोई पेपर लीक हुआ हो। नीट 2024 में भी लीक हुआ था, उसके पहले और उसके बाद में भी कितने सारे एग्जाम में प्रॉब्लम आई। आप ये लिस्ट खुद देख सकते हो। हर बार बच्चे प्रोटेस्ट करते, 2-4 दिन खबर चलती, फिर सब ठंडा पड़ जाता है। लेकिन इस बार डिफरेंस इतना था कि इस बार की पूरी लड़ाई का ग्राउंड जो है वो ऑन ग्राउंड के साथ साथ सोशल मीडिया में भी था। देखो, जेनजी से पहले वाले जनरेशन का क्या था कि पॉलिटिक्स की समझ इनको मिलती थी अखबारों से, न्यूज बुलेटिन से, या फिर घर में बड़े बुजुर्ग डिनर टेबल पे बैठते ही पॉलिटिकल एक्सपर्ट बन के जो वकैती करते थे उससे इनको पॉलिटिकल समझ मिलती थी। लेकिन आज ये सिस्टम पूरा बदल गया है। आज के यूथ को पॉलिटिक्स की नॉलेज मिलती है इंस्टा की रील से और यूट्यूब के शॉर्ट से और बात बची कुची मीम से। किसी टॉपिक पे अगर यूथ को इन-डेप्थ नॉलेज चाहिए तो न्यूज़पेपर के एडिटोरियल नहीं पढ़ते हैं, वो यूट्यूब पे जाके सर्च करते हैं। रॉयटर्स इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट में पब्लिश है मैप, आप देखो भारत के 58% लोग न्यूज के लिए यूट्यूब प्रेफर कर रहे हैं। इस लिस्ट में बाकी ऐप का भी डेटा दिया हुआ है, जिसमें व्हाट्सएप 56% है और इंस्टाग्राम 45% पे। और ये तो फिर भी ओवरऑल डेटा है। इसमें अगर आप सिर्फ यूथ का परसेंटेज देखोगे तो और ज्यादा होगा, आई एम श्योर। और ये लोग सिर्फ इसलिए न्यूज नहीं देख रहे कि न्यूज जरूरी है, ये लोग भी न्यूज इसलिए जाके देखते हैं क्योंकि न्यूज अब एंटरटेनमेंट बन गई है। दिन भर सोशल मीडिया पे पॉलिटिकल कंटेंट को लोग अब बिंज वॉच कर रहे हैं। इनफैक्ट धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन के बाद तो मैंने ऐसी भी रील देखी जिसमें एक लड़की बोल रही थी कि यार अब इंस्टा चलाने में मजा नहीं आ रहा है क्योंकि प्रोटेस्ट की अपडेट नहीं आ रही है। आई एम श्योर आप लोगों ने भी ऐसी रील्स देखी होंगी। मतलब सोच के देखो, वहाँ बच्चे पुलिस के डंडे खा रहे हैं, किसी का सिर फट रहा है, किसी का हाथ टूट रहा है, और यहाँ वही लोग मजे लेके रील पे रील देख रहे हैं, अपडेट ले रहे हैं। पूरा माहौल ही कुछ ऐसा बना हुआ था। प्रोटेस्ट साइट पे भी जेनजीज कुछ ऐसे कांड कर रहे थे। क्लिप देखो, एक प्रोटेस्टर पुलिस वाले को जाके बोल रही है, पुलिस अंकल वास्ते को रही पुलिस अंकल वास्ते का ना है ही है। एक बोल रहा है कि तुमने बच्चों को मारा, ठीक है, लेकिन तुमने आयशा खान को हाथ कैसे लगा दिया? आयशा खान के बारे में मैं कुछ नहीं सुनूंगा। तुमने बच्चों को मारा, ठीक है, मैंने सुन लिया। तुमने आयशा खान के हाथ कैसे लगाया? वो बेचारा ये पूरा प्रोटेस्ट ही ऐसे चल रहा था। इसके अलावा लड़कियां पुलिस वालों के सामने जा जाके लाना डेल रे का गाना गा रही थी, जिसकी लाइन है एवरीबॉडी नोज आई एम अ गुड गर्ल ऑफिसर। पुलिस वाले को ये नहीं पता कि इस गाने का असली मतलब क्या है। देखो, जब पॉलिटिक्स एंटरटेनमेंट बन जाती है, उसमें विजुअल ऑप्टिक्स जुड़ जाते हैं, तो किसी नेता के बारे में आपकी राय उसके काम से नहीं बनती, उसके एडिट से बनती है। आजकल रवि किशन वाले एडिट बहुत चल रहे हैं। मनी फॉलोज माय ब्रदर, मनी फॉलोज। पहचान ज्यादा चाहिए थी कि पैसा? पहचान। Money follows, my brother. Money follows. आप 10 मिनट बैठ के इंस्टाग्राम चला लो, आपको इस तरह का कंटेंट मिलेगा ही मिलेगा। एक रील में थलापति विजय सिनेमैटिक एंट्री मारते हुए दिखेंगे, अगले में मोदी जी सुपरमैन बन के अंगेर गात्रम करते हुए दिखेंगे, उसके अगले रील में राहुल गांधी बैटमैन बने हुए दिख जाएंगे, सिग्मा एडिट लग जाएगा, पीछे सिनेमैटिक म्यूजिक चल रहा होगा, स्लो मोशन में इन्होंने चश्मा पहन लिया होगा और बस नेता बन गया हीरो। आप मानोगे नहीं, पर इस देश में आज के समय इन्हीं चीजों से लोगों के पॉलिटिकल ओपिनियन फॉर्म हो रहे हैं। ये एक तरह से अगर आप देखो कि लोग सीरियस ओपिनियन मीम से फॉर्म कर रहे हैं, बड़ी कंसर्निंग बात है। कुछ दिन पहले तक बिहार में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का सब मजाक उड़ा रहे थे। कमेंट में लोग लिख रहे थे, अरे ये क्या हेल्थ मिनिस्टर बना दिया है, इसको तो देख के लगता है खुद बीमार है। फिर 2 दिन पहले इन्होंने कुछ इंटरव्यूज दे दिए और 2-4 अच्छी प्रोफेशनल बातें कर दी जो वायरल हो गई। फिर तुरंत सारे इनके फैन बन गए। और इसका उल्टा भी हो सकता है, एक गलत क्लिप कट हो गया, मीम पेजेस ने पिक कर लिया और 5 दिन इंटरनेट पे चल गया तो नेता बन गया जोकर। राहुल गांधी का आलू से सोना बनाने वाला स्टेटमेंट आपको याद होगा, इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो, इतना पैसा बनेगा आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का।
मेरे शब्द नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं। राहुल गांधी ने मोदी जी को कोट करते हुए कहा था कि मोदी जी ने आलू के व्यापारियों को बोला है, लेकिन क्लिप काट के उन पे चला दिया गया। और देखो आज तक इनको इस बात के लिए ट्रोल किया जाता है। और इस सारे खेल में पेड ट्रेंड भी खूब चलाए जाते हैं, जिसमें लोग खुद को हीरो दिखाने से लेकर दूसरे को जीरो दिखाने तक की क्लिप कटवाते हैं और उसके लिए पैसे देते हैं। यही सोशल मीडिया का नया रूल है। 20 सेकंड की एक क्लिप आज के समय 2 घंटे की पार्लियामेंट्री डिबेट से ज्यादा पावरफुल है। और एक अच्छा एडिट सालों की क्रिटिसिज्म को चुटकी में मिट्टी में मिला देता है। और अब ये बात पॉलिटिशियन बड़े अच्छे से समझ गए। जंतर मंतर में स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट के बाद अब मोदी जी रेगुलरली एक के बाद एक वायरल रील बना रहे हैं। और सिर्फ खुद नहीं, अपने कैबिनेट मिनिस्टर को बोल रहे हैं कि इंस्टाग्राम पे एक्टिव हो जाओ। वैसे पहली बार नहीं हो रहा है। पिछले साल पार्टी की एक वर्कशॉप में बीजेपी एमपीज का सोशल मीडिया रिपोर्ट कार्ड बनाया गया था, जिसने पूरे महीने में एक भी पोस्ट नहीं डाली। उसके नाम के आगे रेड था। 60 से कम पोस्ट वाले येलो थे और 60 से ज्यादा वाले ग्रीन। मतलब अब एमपीज की परफॉर्मेंस इस बात से तय हो रही थी कि रोज सुबह उठ के 2 से ज्यादा पोस्ट कर रहा है कि नहीं। और इसमें ज्यादातर पोस्ट में सारे बीजेपी के नेता मोदी जी की आरती उतारते रहते हैं। वैसे मुझे लगता है कि इस गेम को सबसे पहले और सबसे अच्छे से किसी ने खेला है तो वो है राघव चड्ढा। इन्होंने एक सिंपल सा फॉर्मूला निकाला था, पार्लियामेंट में वही मुद्दे उठाओ जो सोशल मीडिया पे यूथ ऑलरेडी डिस्कस कर रहा है, जिन पे रील कट सकती है। फिर पीछे से इनकी सोशल मीडिया टीम उन्हीं क्लिप्स को कट करके हर प्लेटफॉर्म पे डाल देती थी। और इसी का रिजल्ट था इंस्टाग्राम पे यूथ इनको अगला पीएम बताने लगा था। और जैसे ही आम आदमी पार्टी से इनका पत्ता कटा, ये 6 और एमपीज लेके बीजेपी में विलीन हो गए और पूरे नीट के प्रोटेस्ट से एकदम गायब दिखे। मतलब जिस आदमी को आपका फीड महीनों से ऑपोजिशन का फ्यूचर बता रहा था, देश का फ्यूचर पीएम बता रहा था, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ही आपका दुश्मन बन गया। वैसे मुझे तो ये पहले से ही पता था कि ऐसा होने वाला है, लेकिन जो यूथ आंख मूंद कर इस पर भरोसा कर रहा था, वो इस बात को देख के बड़ा शॉक में चला गया। क्योंकि इंस्टा फीड की चमक में देखना बहुत मुश्किल होता है कि पीछे से असली गेम क्या चल रहा है। तो आपके फीड का काम है आपको वही दिखाना जो आप देखना चाहते हो। आप जिस रील पर रुक जाते हो, एल्गोरिदम उसको नोट कर लेता है और अगली बार उसी तरह की रील आपको ज्यादा दिखाता है। धीरे धीरे दूसरी साइड की हर एक चीज आपकी फीड से गायब हो जाती है और आपको लगने लगता है कि मैं जो देख रहा हूँ बस वही सच है, मुझे जो पता है वही सच है और मेरे जैसे सोच रखने वाले लोग ही सिर्फ सच बोल रहे हैं, बाकी सब बिके हुए हैं, बाकी सब फेक हैं। और धीरे धीरे आप किसी एक साइड के कैंप में कैप्चर हो जाते हैं और इसी को बोलते हैं इको चेंबर, जहाँ पर बस आपको एक तरह के विचारों की इको सुनाई देती है। और एग्जैक्टली यही वो पॉइंट है जहाँ से पूरा खेल पलट जाता है, क्योंकि जो पार्टी पहले सोशल मीडिया कैप्चर कर लेगी वही यूथ को कैप्चर कर पाएगी। और आज की पूरी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ इसी की चल रही है। एक टाइम था जब फेसबुक और ट्विटर बीजेपी का गढ़ हुआ करते थे, बूथ लेवल तक के व्हाट्सएप ग्रुप थे और डिस्ट्रिक्ट लेवल तक के फेसबुक पेजेस थे, ग्रुप्स थे। फिर आम आदमी पार्टी ने यूट्यूब और ट्विटर पे एक बड़ा हिस्सा कब्जा लिया, क्योंकि इनके पास वही मशीनरी थी और इनकी पार्टी के नेताओं के बच्चे कंटेंट बना रहे थे और इनके वीडियो एडिटर्स यूट्यूब पे अनबायस्ड न्यूज क्रिएटर बन रहे थे। नाम क्या ही लो, आप खुद ही समझदार। और आज 2026 में आकर इंस्टाग्राम रील्स और ओवरऑल शॉर्ट फॉर्म कंटेंट पर कांग्रेस और ऑपोजिशन ब्लॉक का ज्यादा दबदबा दिखाई देता है और बीजेपी ने क्लियरली यहाँ पर अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड खो दिया है। इसका एक रीजन ये है कि जब फेसबुक यूथ में पॉपुलर था तब कांग्रेस की सरकार थी और यूथ का नेचर होता है बदलाव लाने का। तो तब जो यूथ में कांग्रेस के अगेंस्ट गुस्सा था उसको बीजेपी ने कैप्चर कर लिया। अब आज का यूथ जो इंस्टाग्राम पे एक्टिव है, जितने 18 से 25 साल के लोग हैं, वो 12 साल पहले यानी 2014 में 6 से 13 साल की एज के थे। उन्होंने होश संभालने के बाद से अपनी पूरी जिंदगी में बस एक ही सरकार देखी है। उनके पास कंपैरिजन के लिए कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये लोग बीजेपी को पावर में देख के बड़े हुए हैं, इसलिए बीजेपी के अगेंस्ट की रील इनको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। इनको इमरजेंसी, 2G स्कैम, 2002 इन सब के बारे में यूट्यूब के थंबनेल से पता चलता है। इनको लगता है कि देश में जो कुछ भी बुरा है वो सब बीजेपी ने किया है, इसके पहले तो हम एक स्वर्ण युग में जी रहे थे और इसीलिए इनको मैनिपुलेट करना बड़ा आसान हो जाता है। अब देखो यहाँ पे मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आज के समय सोशल मीडिया पे जो पॉलिटिकल सर्कस चल रहा है वो बुरा है, या ऐसा नहीं होना चाहिए। आज से 10 साल पहले ये सोचना भी मुश्किल था कि एक एग्जाम लीक के मुद्दे पे एक यूनियन मिनिस्टर को कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, वो भी किसी इलेक्शन के प्रेशर के बिना। बच्चों ने इसे पॉसिबल करके दिखाया और ये इसलिए हो पाया क्योंकि अब गवर्नमेंट के पास कहानी को दबाने का ऑप्शन नहीं बचा है, जो सिर्फ सोशल मीडिया की वजह से हो पा रहा है। पूरी पॉलिटिकल क्लास पहली बार 20 साल के बच्चों से डरी है और ये अच्छी बात है, क्योंकि डर के बिना सरकार घमंडी हो जाती है, जो बहुत खतरनाक है। लेकिन इसी सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है। सोशल मीडिया एल्गोरिदम को मुद्दे से कोई मतलब नहीं होता है, उसको सिर्फ और सिर्फ कंटेंट चाहिए। और जो एल्गोरिदम एक मूवमेंट खड़ा कर सकती है, वही एल्गोरिदम एक देश को एनार्की की तरफ भी ढकेल सकती है। बांग्लादेश में 2024 में हम ये देख चुके हैं, श्रीलंका में 2022 में ये हुआ था, नेपाल में पिछले साल सितंबर में ये हुआ। नेपाल की सरकार ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन किए थे, तो
बच्चे सड़क पे आ गए थे, पार्लियामेंट में आग लग गई थी, लोग मारे गए और प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ा। और उसके बाद नया इंटरिम लीडर चुनने के लिए नेपाल के बच्चों ने डिस्कॉर्ड पे पोल चला दिया। मतलब गेमर्स के चैट ऐप पे एक देश का फ्यूचर डिसाइड हो रहा था। और ये होने के बाद नए लीडर से भी बच्चे ज्यादा खुश नहीं है। जो नया लीडर ये सब कुछ देख के आया, उसने सबसे पहले उसी स्टूडेंट पॉलिटिक्स को क्रश करने की कोशिश करी जिसके चलते उसको कुर्सी मिली थी। इंडोनेशिया, मेडागास्कर, केन्या, पेरू, सब जगह यही होते हुए दिख रहा है। और ऐसे इंसिडेंट्स की लिस्ट बड़ी लंबी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एक्यूरेसी से कोई लेना देना नहीं होता। इनके लिए सबसे जरूरी होता है एंगेजमेंट, और एंगेजमेंट का मतलब होता है इमोशन। इसलिए जो कंटेंट सबसे तेज फैलता है, जरूरी नहीं कि वो हमेशा सच हो, मोस्ट ऑफ द टाइम वो फेक न्यूज ही होती है, क्योंकि वही तेजी से फैलती है, क्योंकि उसी से लोग जल्दी इमोशनल होते हैं। फेक न्यूज डिजाइन ही ऐसे करी जाती है कि लोग जल्दी जल्दी गुस्सा हो जाए, इमोशनल हो जाए, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोग उसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और जब पूरा सिस्टम ही इस इमोशन को एक्सप्लॉइट करने पे चलने लगे तो उसको मैनिपुलेट करना और आसान हो जाता है। जंतर मंतर के स्टूडेंट प्रोटेस्ट के केस में भी एग्जैक्टली यही हुआ था। शुरू के दिनों में 200 लोग भी नहीं पहुंच रहे थे प्रोटेस्ट में, और जो आ रहे थे वो भी छोले समोसे उड़ा रहे थे। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, सोनम जी खुद कह रहे थे कि भैया मैं भूखा बैठा हूँ, कम से कम मेरे सामने तो ठूस ठूस के मत खाओ। आप लोग यहाँ ठूस ठूस के खाना खाते हैं, वो मुझे थोड़ा दुखद लगता है। लेकिन जैसे ही खबर फैली कि सोनम वांगचुक जी की तबीयत बिगड़ रही है, काफी वेट लॉस हो गया है, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, सब लोग इमोशनली इन्वॉल्व हो गए। फिर जब उन्हें प्रोटेस्ट साइट से उठा लिया गया, तब प्रोटेस्टर्स का ऐसा सैलाब आया जो हम सब ने 20 जुलाई को देखा। अब यहाँ पर तो चलो बच्चों का इशू भी रियल था और इमोशंस भी असली थे। मैंने खुद इस चैनल पे सेम डिमांड को लेकर वीडियोस पे वीडियोस बनाई है, लेकिन कई बार ये सब ऑर्गेनिक नहीं होता है। इसके पीछे ढेर सारा पैसा और पूरी मशीनरी लगी होती है। सिर्फ इस साल बंगाल के इलेक्शन के आसपास 6 हफ्तों में बीजेपी और टीएमसी ने मिलकर 31 करोड़ रुपए सिर्फ गूगल और मेटा के ऐड पे फूंक दिए। 4 स्टेट्स में एक साथ इलेक्शन हुए थे, चारों को मिला के अकेले बीजेपी ने लगभग 50,000 डिजिटल एड्स में 40 करोड़ रुपए लगा दिए। और ये तो वो पैसा है जो रिकॉर्ड पे है, जो रिकॉर्ड पे नहीं है उसका तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है। कंटेंट क्रिएटर्स को लाखों में पैसे मिलते हैं किसी भी पार्टी का नैरेटिव आप तक पहुंचाने के लिए, इसीलिए तो कोई अरावली बेचने निकल जाता है, कोई इथेनॉल के आपको फायदे गिनवाता है। अब देखो, सोशल मीडिया अपने आप में ना डेमोक्रेटिक है ना अथॉरिटेरियन, वो सिर्फ एक मशीन है। वही मशीन जो 19-20 साल के यूथ को इतनी ताकत दे सकती है कि एक यूनियन मिनिस्टर को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ जाए, और यही मशीन एक सरकार को 48 घंटे में गिरा भी सकती है। लेकिन इसका इलाज ये नहीं कि आप सोशल मीडिया को जाके बैन कर दो, ये एक नेचुरल प्रोग्रेशन ऑफ इवेंट है और ये तो हो के रहेगा। सोशल मीडिया और सोशल मीडिया पर पॉलिटिकल कंटेंट ऐसे ही इवॉल्व करेगा। इसीलिए मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा, जो भी सोशल मीडिया पर दिखे उस पर आंख मूंद के भरोसा मत करो, चाहे वो चीज आपके अगेंस्ट हो या आपके फेवर में हो। मेरी बातों भी आप विश्वास मत करो। एक गूगल सर्च करने में 2 सेकंड लगता है यार। खुद से चीजों को समझो, वेरीफाई करो, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करो, सोचना बंद मत करो। ना किसी के थॉट्स को अपना बनाओ और ना ही अपने सोचने का काम किसी को डेलीगेट करो। खुद अपना ओपिनियन बनाओ। जिससे आप डिसएग्री करते हो उसकी बातों को ज्यादा ध्यान से सुनो। ऐसे 4-5 अकाउंट जान के फॉलो करो ताकि आपके अपने थॉट्स और ओरिजिनल और शार्प बन सके। आज के समय सबसे बड़ी स्किल है पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना। जब भी आपको दिखे कि अलग अलग अकाउंट से एक ही बात एक ही शब्दों में एक साथ आ रही है, तब समझ जाना कि वो किसी का अपना ओपिनियन नहीं है, वो एक कैंपेन का पार्ट है और उसकी स्क्रिप्ट कहीं और लिखी गई है। और एक बात जरूर याद रखना कि आपकी फीड कभी भी न्यूट्रल नहीं होती। हर कहानी का एक दूसरा वर्जन हमेशा होता है। कोशिश करो कि दोनों साइड को आप जानो और फिर खुद से डिसाइड करो आपको किस पर कितना यकीन करना है। किसी दूसरे के हाथ में कभी भी इतनी पावर मत थमा दो कि वो डिसाइड करने लगे कि आपको क्या बिलीव करना है और क्या सोचना है। अगर ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा तो अगला वीडियो आपको और अच्छा लगेगा। स्क्रीन पे लगा दिया है, क्लिक करो और अभी देख डालो।